चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। पीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सीजीएलयू एग्जाम की वैकेंसी आने की संभावना है, तो उसी के लिए हम लोग हमारे एक नया वीडियो सीरीज शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत एडीओ का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो 2 अध्याय होंगे आपका आजीविका, इसके अलावा ग्रामीण विकास, इसकी क्लासेस हम लोग लेकर आएंगे यूट्यूब में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आप लोग ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपको कहीं पर भी आजीविका या ग्रामीण विकास के लिए कोई महंगे कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे 5,000 का कोर्स हो या 10,000 का कोर्स हो, बच जाइएगा, आजीविका ग्रामीण विकास आपको हमारे यहाँ ही मिल जाएगा। आज की क्लास 1 पे हम लोग बात करने वाले हैं आजीविका के अंतर्गत आजीविका एक परिचय, इसके अलावा भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका के बारे में, मतलब आजीविका क्या होता है इसको देखेंगे। और भारतीय कृषि को पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के हिसाब से। वीडियो को कहीं पे मिस मत कीजिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, आराम से सारी चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। डिटेल्ड में हम लोग जाने वाले हैं। पहले एडीओ के आजीविका के एक सिलेबस के बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी हम लोग ले लेते हैं, जो कि कभी भी आप कोई भी एग्जाम देते हो तो उसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। जैसे एडीओ की बात करेंगे, टोटल 5 भाग में आपका पेपर होता है। चाहे आप बात करेंगे ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज, हिंदी और छत्तीसगढ़ और संविधान रहता है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसी में भाग 2 में आजीविका है, जिसमें 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक के, मतलब हर एक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। इसमें टोटल 7 इकाइयां जो है अवेलेबल है, जिसमें आपको पहली इकाई में मिलेगा क्या, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। इसके अंतर्गत आपको हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण, पशुपालन आदि आपको पढ़ना है। इसके अलावा इकाई 2 है राष्ट्रीय आजीविका मिशन। इसके बाद इकाई 3 जो होती है आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। इस प्रकार से आजीविका 4 जो है संस्थागत विकास एवं स्व सहायता समूह देखने को मिलेगा। इकाई 5 आजीविका हेतु परियोजना जो है वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। आजीविका 6 बाजार है और आजीविका 7 क्या है, पशुधन उत्पाद एवं प्रबंधन। ये सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। आज के टॉपिक हम लोगों का रहने वाला है पहला, भारतीय कृषि का परिचय और आजीविका के परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आजीविका की बात कर लेते हैं। लाइवलीहुड ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि हम लोग बात करें, तो जीवन के विभिन्न काल अवधियों में जिस क्षेत्र में वो काम करता है या वह जो काम करता है, उसी को उसकी आजीविका, वृत्ति, रोजगार या करियर कहते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आजीविका पढ़ना तो केवल कृषि से या खेती से रिलेटेड ही आजीविका होती है। आप अलग अलग लोगों को समझिए, उनका जो भी प्रोफेशन है, जो भी वो अपना पैसा कमाने के लिए कार्य करते हैं, वो उसकी आजीविका कहलाती है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो आपका आजीविका के लिए क्या करता है, लोगों को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं हो गया, या फिर आप जितने भी टीचर्स देखते हैं वो उनकी आजीविका है। ओके, वैसे एक किसान है जो खेती करता है, तो खेती करना उसकी आजीविका हो जाएगी। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रबंधक मतलब हो गया, मैनेजर है, वकील है, या फिर श्रमिक है, कोई भी है, कलाकार, ये सब आपको कुछ आजीविका के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। आजीविका एक ब्रॉडर टर्म है, जिसके अंतर्गत आप समझ सकते हो कोई भी व्यक्ति जो कि अपना जिंदगी चलाने के लिए, ओके, पैसा कमाने के लिए जो काम कर रहा है, वो उसकी आजीविका कहलाएगी। ओके, आजीविका प्रायः ऐसे कार्यों को करते हैं जिससे जीविकोपार्जन होता है। जीविकोपार्जन का मतलब क्या होता है, जिंदगी में जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, वो उसको पाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान पाने के लिए जो चीज के लिए वो पैसा कमा रहा है, मतलब जिस तरीके से पैसा कमा रहा है, वही उसकी आजीविका है। ओके, इसमें कभी आप ये नहीं बोलना कि यार एक चोर की आजीविका चोर हो सकती है क्या, चोरी करना हो सकता है क्या सर, डाकू की आजीविका डकैती करना हो सकता है क्या, आतंकवादियों की आजीविका है आतंक फैलाना हो सकता है क्या, वो अपन गलत काम में लेते हैं। हम लोग जो है अच्छे अच्छे काम पे अगर लेंगे तो वो आजीविका या लाइवलीहुड हम लोग कह सकते हैं। ओके, अब बात आती है यार आजीविका की आवश्यकता क्यों है। सिंपल सा है, 3 इडियट मूवी आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है क्या, कि जब तक अच्छा आपकी पढ़ाई नहीं होगी तब तक अच्छी नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, और अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे तो कोई अच्छे से शादी नहीं कराएगा। तो सिंपल सा आप आजीविका की आवश्यकता इस प्रकार से समझ सकते हो, जीवन यापन करने के लिए जीविकोपार्जन का साधन होता है। आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है, अगर इमेजिन करो, अगर आप 50-60 साल तक की एज तक भी जीते हो, जो एक बेसिक मैं बोल रहा हूँ, वैसे हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ज्यादा है, फिर भी मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 60 साल 65 साल की आयु तक जीता है, तो इतने साल तक जीने के लिए उसको जो भी जीवन की आवश्यकताएं हैं उसको भी तो चलाना है, तो उसके लिए पैसे लगेंगे, उसी का साधन होता है आपका आजीविका। जैसे मान लीजिए आज की डेट में आपको कपड़े लगते हैं अलग अलग दिन पहनने के लिए, खाना लगता है, इसके अलावा मोबाइल लगता है, टेक्नोलॉजी है, फोन है, ये सारी चीजों को पूरा करने का जो साधन है वही है आपकी आजीविका। इसके अलावा व्यापार का क्षेत्र होता है, स्वरोजगार तथा स्ववेतन से रोजगार होता है, बेरोजगारी दूर करने का अति उत्तम विकल्प है। ऐसा नहीं है कि आप केवल सोच रहे हो कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं बेरोजगार
बेरोजगार बैठा हूँ, ऐसा नहीं होता है। आप आजीविका के थ्रू आप बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हो। यहाँ पर आपका हर एक चीज आ जाएगा, चाहे पकोड़ा तलने की बात हो, चाहे कलेक्टर बनने की बात हो। हर कोई अपनी जिंदगी चला रहा है, तो वो जिस भी तरीके से अपनी जिंदगी चला रहा है वो कहलाता है उसकी आजीविका। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आजीविका का हल्का सा डेफिनेशन। अब आते हैं आजीविका में अर्थ में। तो जीविका शब्द का अर्थ क्या होता है या आजीविका शब्द का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा व्यवसाय जिसके द्वारा जीवन में आगे बढ़ने एवं उन्नति के अवसरों का लाभ उठाया जा सके, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आजीविका कहलाएंगे। इससे अभिप्राय क्या होता है? रोजगार या जीविका का चयन नहीं, इसका तात्पर्य उन विभिन्न पदों से है जो क्रियाशील जीवन में कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ओके, यही आपका क्या हो जाएगा? आजीविका हो जाएगा। जो आप पद प्राप्त कर सकते हो वही आपकी आजीविका हो जाएगी। ये एक बेसिक डेफिनेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आजीविका का टॉपिक रहता है, पहला टॉपिक आएगा आज की डेट में हमारा भारतीय कृषि और ग्रामीण व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आज हम लोग पूरा देखने वाले हैं। वीडियो आखिरी तक जाना, बीच में स्किप करोगे तो गड़बड़ होगा। एकदम ध्यान से समझते जाइएगा, कृषि को लगभग पूरा खत्म करेंगे आज हम लोग। ओके, तो भारत की अगर बात करेंगे तो भारत आपको पता होगा एक कृषि प्रधान देश है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला अगर हम लोग बोलेंगे तो एक प्रकार का सेक्टर आपको कृषि ही देखने को मिलेगा, जहां पर भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है कार्य करती है। ओके, अगर आप देखोगे तो भारत एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश है, ग्रामीण जहाँ पे ग्राम बहुत ज्यादा है वैसे वाला देश है। और गांवों में जो आजीविका का प्रमुख साधन होता है वो कृषि होता है। भले ही आपके पास जमीन ना हो, आप किसी दूसरे के यहाँ खेत में जाके काम करते हो या किसी भी प्रकार से, ज्यादातर लोग कृषि में ही लगे हैं। तो सबसे ज्यादा मजदूरों के आधार पे, मैं मजदूरों की संख्या के आधार पर बोल रहा हूँ, भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। ओके, आजीविका का प्रमुख साधन हमारे देश में अभी भी लोगों का कृषि है। ओके, अब कृषि की बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से, तो ये राज्य सूची का विषय होता है। मतलब कृषि किस प्रकार की करना है, कृषि के लिए प्रबंधन करना, कानून बनाना, ये जनरली राज्य सरकार की देखरेख में होता है। ओके, केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकारें कृषि संवर्धन हेतु योजनागत, नीतिगत और संस्थागत जो है विकास करने का प्रयास करते हैं। ओके, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ये काम करती हैं, ये ध्यान रखना है। अब होता क्या है कृषि, कृषि की परिभाषा क्या है अगर इस पे जाएंगे तो भूमि पर की जाने वाली समस्त क्रियाएं जो फसलोत्पादन एवं आपका पशुपालन व्यवसाय के लिए आवश्यक है, उन्हें करने की कला एवं विज्ञान को ही कृषि कहा जाता है। ओके, आप जमीन के ऊपर ऐसी कोई भी क्रिया करो जिससे फसल उत्पादन हो। ओके, अब हम लोग साथ में नई परिभाषा में पशुपालन को भी जोड़ देते हैं, बट मेनली आप पकड़ लीजिए फसल उत्पादन। आप भूमि पर ऐसी कोई भी क्रिया करते हो जिससे फसल उत्पादन होता है, वो आपका क्या कहलाएगा? कृषि कहलाएगा। ओके, कृषि जो शब्द है अंग्रेजी में इसे बोला जाता है एग्रीकल्चर। ओके, अब ये एग्रीकल्चर शब्द कौन सी भाषा से आया है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा में अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर को दो शब्दों में बांटा जाता है। पहला होता है एग्री और दूसरा होता है कल्चर। एग्री का मतलब होता है मृदा, मिट्टी, और कल्चर मतलब क्या होता है आपका? खेती करने से मिलकर बना हुआ, मतलब एक प्रकार से उगाना। तो मिट्टी पर उगाना, यही आपका क्या है? कृषि है या एग्रीकल्चर है। ओके, एग्रीकल्चर शब्द का अर्थ क्या होता है? भूमि पर खेती करना या कर्षण क्रिया करना, ये आपको मिलेगा एग्रीकल्चर का डेफिनेशन। तो ये है हमारा कृषि। अब कृषि के बारे में ही बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं भारतीय कृषि के अंतर्गत इसकी क्या विशेषताएं होती है। ओके, भारतीय कृषि की बात करने वाले हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर के क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो छोटा सा है। एक फोटो है जिसमें आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग और भी पॉइंट्स पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको 6 पॉइंट देखने को मिलेगा। जैसे पहला पॉइंट आता है हमारे कृषि में क्या? खाद्यान्न की प्रधानता है। मतलब भारत में जो हम लोग खेती करते हैं ना, मेनली हम लोग खाद्यान्न की तरफ ज्यादा जाते हैं। खाद्यान्न मतलब ऐसी फसलें जिसको हम लोग खाने के लिए मेनली उगाते हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर यहाँ पे यही फसलें उगती हैं। वाणिज्यिक फसल हो गया, ये सारी फसलें कम होता है। इसके अलावा फसलों की विविधता है। ऐसा भी नहीं है कि भारत में केवल एक प्रकार की फसल उगती है, क्योंकि भारत की अगर आप बनावट देखोगे तो भारत जो है ना जगह जगह पे अलग अलग प्रकार के हैं। जो खेती आपको पश्चिम बंगाल में होते दिखेगी वैसी खेती आपको गुजरात में होते नहीं दिखेगी। उस प्रकार की फसलें नहीं उग सकती हैं। तो अलग अलग हमारे यहाँ जियोलॉजिकल विविधता है। इसके कारण आप बोल सकते हो जियोग्राफिकल विविधता के कारण फसलों की भी विविधता है। ओके, कहीं पर आपको मोटे अनाज वाली फसलें दिखेंगी तो कहीं पर आपको चावल उगते दिखेगा, कहीं पर गेहूं उगते दिखेगा। इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। इन सब में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है भारतीय कृषि का पुराना ढंग। आज भी अगर आप देखोगे खेती करने में तो भारतीय लोग जो पुराना सिस्टम है ज्यादातर वही यूज करते आ रहे हैं।
जैसे कि आपका हो जाता है खेती करते समय आपका हलों का प्रयोग करना, जो पुरानी पद्धति है कि एक प्रकार की खेती करना है, फिर बीच में रोकना है, फिर उसी प्रकार की फसलें लगाना है। तो आज भी कोई साइंटिफिक नहीं हुआ है कि ये आप क्या करो कि जैसे चावल के साथ चना लगा दो या इस प्रकार की फसलें अभी भी हमारे यहाँ नहीं उगाई जाती हैं। तो पुराने ढंग से ही आज भी खेती की जा रही है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आपका क्या है, कृषि जो है मानसून का जुआ है। जैसे आप भारतीय भूगोल जब पढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है अल नीनो और दूसरा आता है ला नीना। जिस साल भी अल नीनो का मौसम रहता है उस साल भारत में मानसून कम हो जाता है। हार्डली 6 से 7 साल में एक बार ऐसा होता है कि मानसून कम होता है। किसान लोगों के पास आज भी पर्याप्त सिंचाई के साधन अवेलेबल नहीं है, तो वो जो खेती करते हैं वो मानसून के हिसाब से करते हैं। जैसे अभी पहली बारिश हुई मान लीजिए, तो किसान क्या करेंगे, अपने खेत को जो है जोतना शुरू कर देंगे, बीज डालना शुरू कर देंगे, सोचते हैं कि यार बारिश अच्छी होगी तो फसल होगी। अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो कई बार इनकी फसलें बर्बाद हो जाती है, सूखा पड़ जाता है इसको बोलते हैं। तो मौसम का जुआ है, कई बार आपकी फसल लगाते हो और अगर बराबर बारिश नहीं हुई तो भी फसलें बर्बाद होती है। अगर जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई तब भी आपकी फसलें बर्बाद होती है। वहीं पर कृषि जोत का आकार आपको छोटा दिखने को मिलेगा। भारत में जो कृषि जोत है उसका आकार कंपेरेटिवली छोटा है। ज्यादातर जो अपने को देश में देखने को मिलते हैं वो लघु एवं सीमांत कृषक होते हैं, तो उनके पास बहुत ज्यादा भाग में भूमि नहीं होती है जिसमें वो कृषि करते हैं, तो जोत का आकार छोटा है। इसके अलावा उत्पादन का कम होना, प्रति हेक्टेयर अगर हम लोग फसल उत्पादन की बात करेंगे ना, तो हमारे यहाँ क्योंकि हम लोग अभी भी पुरानी पद्धति यूज कर रहे हैं, पुराने प्रकार की फसलें ले रहे हैं, तो प्रति एकड़ आपका फसल उत्पादन थोड़ा कम होते हुए दिखता है। तो ये हमारी कुछ कृषि की विशेषताएं हैं। अगर इसी को डिटेल पे जाएंगे हम लोग तो भारतीय कृषि की विशेषताओं की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है खाद्यान्न की प्रधानता। जैसे हम लोग बात करते पहला पॉइंट क्या रहेगा, खाद्यान्न की प्रधानता। देश में कृषि खाद्यान्न प्रधान है क्योंकि विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना जो है एक मुख्य लक्ष्य होता है। भारत की आबादी अभी 140 करोड़ के आसपास हो गई है अनऑफिशियली, क्योंकि अभी ऑफिशियल डाटा तो नहीं आया है क्योंकि जनगणना नहीं हुई है। फिर भी हम लोग बोलते हैं कि भारत की जनसंख्या चाइना को भी पार कर गई है, दुनिया के सबसे आबादी वाले देश हैं। अब सभी लोगों का पेट भरना है, जमीन एक बराबर ही है, मतलब जमीन तो आपकी बढ़ नहीं सकती है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या रहता है खेती करने का, कि लोगों का पेट भरा जाए, इसलिए खाद्यान्न की प्रधानता है। खाद्यान्न प्रभुत्व, फसलों का प्रभुत्व जो है खेती योग्य क्षेत्र का 75% गेहूं चावल बाजरा जैसी खाद्य फसलों के अधीन है। मतलब मान लीजिए खाद्यान्न फसल लग रही है ना, उसमें भी 75% केवल गेहूं चावल और बाजरा जैसी फसलों के अधीन आती है, जबकि खेती योग्य क्षेत्र का 25% वाणिज्यिक फसलों के अधीन है। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा। केवल 25% जो वाणिज्यिक फसलें हैं, 75% मेरे लिए खाद्यान्न फसलें हैं। ये पैटर्न जो है वो पिछड़ी कृषि पद्धति के कारण ही उपलब्ध है, या इसकी प्रसिद्धि पिछड़ी कृषि का कारण आपको देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ अभी इतनी अच्छी कृषि नहीं है कि कम जमीन में हम लोग ज्यादा खाद्यान्न उपलब्ध करा सके। ओके, दूसरा है फसलों की विविधता। जैसे मैंने बोला ना, जलवायु की बात कर लो या जियोग्राफिकल कंडीशंस जो है अपने यहाँ अलग अलग होती है पूरे भारत में, इसके कारण आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग फसलें देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक ही खेत में एक साथ अनेक फसलें भी यहाँ पर बोई जाती हैं। कृषि का पुराना ढंग आपको देखने को मिलेगा। मशीनों का प्रयोग भारत में नगण्य है। अगर आप देखोगे तो बहुत ही रेयर होता है कि किसान लोग ना जो है खेत में ट्रैक्टर का भी प्रयोग करते हैं। अगर कोई किसान खेत में ट्रैक्टर का भी प्रयोग कर रहा है, किसी किसान के पास खेत में ट्रैक्टर है ना, तो समझो कि वो कंपेरेटिवली थोड़ा संपन्न किसान है। ओके, मशीनों का प्रयोग लगभग ना के बराबर होता है। इसके अलावा खादों का प्रयोग भी कम आपको देखने को मिलेगा। ओके, कृषक जो है नई वैज्ञानिक विधियों को अपनाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि अधिकांश भारतीय लोग, ग्रामीण किसान जो है वो निर्धन है और अशिक्षित है। जनरली आपको भारत में जो किसान देखने को मिलेंगे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा माना जाता है। अभी कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ते हैं 5 से 10 साल पुरानी चीजें ही रहती हैं, अब डाटा अपडेट होने में टाइम लगता है। अभी कुछ कुछ किसान नए जो है आपका नई पद्धति को यूज कर रहे हैं, बट मैक्सिमम आज भी आपको वो पुरानी पीढ़ी को ही लगाते दिखेंगे क्योंकि ज्यादा शिक्षित नहीं है। उनको ये भी नहीं पता रहता यार, सॉइल टेस्ट करा लो कि जिससे तुमको एक आइडिया हो जाए तुम्हारी जमीन पे क्या उगेगा। वो उनका बोलना कैसे रहेगा अगर आप जाओगे तो, कि यार हमारे पापा ने ये उगाया, हमारे दादा ने ये उगाया, हम भी वही उगाएंगे, वही पद्धति से उगाएंगे। तो नई विधियों को अपनाने में किसान लोग हिचकिचाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन 14 जिलों के साथ शुरू हुआ था, और ये 14 जिले कब की बात है, जब हमारे राज्य में 28 जिले हुआ करते थे। ओके, बट अगर आप मिलेट मिशन की जमीनी स्तर को जाओगे ना, तो देखोगे कि कहीं पे उगा रहे हैं, कहीं पे नहीं उगा रहे, वो फिर भी चावल ही उगा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि धान हम लोग उगाएंगे हमारा काम बन जाएगा, मिलेट तो पता नहीं कितना आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, कितनी बिक्री होगी। तो ये सारी चीजों का आपको प्रयोग देखने को मिलेगा, आज भी हम लोग पुराने ढंग से ही करते हैं। मानसून का जुआ है, ये तो मैंने आपको बात बता दी थी, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है।
इसके अलावा कृषि आपका जोत का आकार छोटा है। देश भर में अगर आप कृषि योग्य भूमि बोलोगे ना, तो वो भौतिक और पारिवारिक और आर्थिक सामाजिक आदि कारणों से छोटे छोटे खेतों में बटी हुई है। मेनली एक ही जमीन अगर आप देखोगे, जैसे मान लो एक आपके दादा थे, ओके, दादा के पास 10 एकड़ जमीन थी, उनके दो भाई हुए, दो भाई मतलब उनके दो बेटे हुए, उन दो बेटों में बटी 5-5 एकड़। फिर मान लो दो बेटे हुए तो फिर से बटेगी 2.5-2.5 एकड़। तो एक जो जमीन है वो पारिवारिक कारण से जब फैमिली ट्री में बढ़ती है तो कई छोटे छोटे खेतों में बढ़ गई है, ओके। तो आज की डेट में ज्यादातर किसान आपके लघु या सीमांत कृषक पे ही आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इस छोटी सी जमीन के हिस्से में ना आधुनिक ढंग से कृषि करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जोत का आकार छोटा है, ये भी ध्यान रखना है। उत्पादन अपने यहाँ कम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता यहाँ जो है अत्यंत कम है। इसके अलावा कृषि के बारे में बात करेंगे तो ये हमारी आजीविका का स्रोत है। भारतीय कृषि जो है व्यवसायिक न होकर जीविका के साधन के रूप में ज्यादा प्रचलित है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे किसान जो है केवल कृषि काम जो करते हैं अपना पेट पालने के लिए करते हैं, ओके। ज्यादातर किसानों का कैसा है कि यार अनाज उगा लेंगे, खुद खा लेंगे, थोड़ा सा बेच देंगे, अपना काम हो जाएगा। वो लोग वाणिज्यिक फसलों को लगाने से थोड़ा सा डरते हैं। वाणिज्यिक फसलों की बात कर लेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल आपका कपास हो गया, या मान लीजिए कोई और फसल हो गई जूट, क्योंकि उसपे क्या रहता है, उनको डर रहता है कि वो अगर फसल उगा दिए तो क्या ये मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। एटलीस्ट अगर आप अनाज वगैरह उगाते हो, धान उगाते हो, गेहूं उगाते हो, तो उनको पता है कि वो मार्केट में बिकना उनका सेकेंडरी है, वो खुद भी खा लेंगे। तो पेट पालने के लिए होता है। तो ये आजीविका का मुख्य स्रोत है, जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर विविधता में थोड़ी कमी हो जाती है। मतलब केवल खाद्यान्न फसलों का ही वर्चस्व है, ये ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीय विविधता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोग भारत में देखेंगे तो भारत में अलग अलग जलवायु क्षेत्र बटे हुए हैं, ओके। कृषि जलवायु क्षेत्र भी अलग अलग है। जैसे कि जियोग्राफिकल लोकेशन से आप छत्तीसगढ़ को देखोगे 3 भाग में बटा है। कुछ छत्तीसगढ़ के भाग में आपको देखने को मिलेगा आपका बागवानी कृषि अच्छे से हो सकती है, कुछ में आपके धान वगैरह अच्छे से हो सकते हैं, और कहीं पे आपके मोटे अनाज हो सकते हैं। तो क्षेत्रीय विविधताओं के कारण भी फसल में विविधता आती है। मैंने केवल छत्तीसगढ़ बताया, यहाँ पे ज्वाइन करो भारत को, ओके। भारत में आपको उत्तर प्रदेश में अलग प्रकार की खेती या अलग प्रकार की फसलें देखने को मिलेंगी, वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन को जो सूट करती है। वहीं पर पंजाब में अलग होगा, तमिलनाडु में अलग होगा, तो पश्चिम बंगाल में अलग आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको गुजरात में एक अलग देखने को मिलेगा। अभी देखिएगा कुछ कुछ यूट्यूब चैनल में जैसे शॉर्ट्स आते हैं ना, तो वो एक आपको ऐसे लाइन दिखाएंगे जो कि आधा महाराष्ट्र, थोड़ा सा कर्नाटक काटते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक जाती है। वो लाइन का राइट साइड या लेफ्ट साइड आपको बताया जाएगा। बोलेगा कि लाइन के राइट साइड में ज्यादातर लोगों को चावल की जो चीजें हैं वो खाते दिखेंगे, और लेफ्ट साइड जैसे कि आपका मध्य प्रदेश का ऊपर भाग ले लो, या फिर आप ले लीजिए क्या उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश बोल रहा हूं मैं, आपका गुजरात ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, यहाँ पर आपको गेहूं कंज्यूम करते ज्यादा दिखेंगे। तो वही लाइन जो है बताते हैं वो लोग कि आपका क्या हो जाता है, लोगों में अलग अलग कंडीशंस भी बताती है। जहाँ पे चावल का ज्यादा प्रयोग है वहां पे लोगों को डायबिटीज की बीमारी ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं पर अलग अलग प्रकार की डिशेज जो है चावल से बनती दिखेगी। वहीं पर उत्तर भारत की तरफ बात करेंगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, गेहूं का प्रयोग। तो वो भी लाइन आता है, ये क्षेत्रीय विविधता के कारण ही है कि आपका पानी है, मौसम है, जलवायु है, इसके आधार पर बढ़ती है। वो लाइंस जो है अगर आप चाहोगे तो एक शॉर्ट मैं भी बना दूंगा उस पे, या अदरवाइज बहुत सारे शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, उस पे आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि के अंतर्गत एक और जो व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिलती है छत्तीस भारत में, वो है छिपी बेरोजगारी की स्थिति, ओके। भारत में अधिकांश मात्रा में छोटे छोटे किसान व मजदूर पाए जाते हैं, ओके, जिन्हें वर्ष में केवल 4 से 5 महीने फसल बुआई और कटाई के वक्त ही है जो रोजगार मिलता है। बाकी टाइम वो बेरोजगार रह जाते हैं। देखो भारत में एक कंडीशन ये भी है कि ज्यादातर जो किसान है उनके पास खुद की जमीन नहीं है, ये एक सच्चाई है। बहुत सारे किसानों के पास खुद की जमीन नहीं होती है, वो लोग किसी दूसरे के खेत में जाकर आपका मजदूरी करते हैं। अब ये मजदूरी कब कर सकते हैं या खेती कब कर सकते हैं, जब आपका खेती का सीजन हो। सपोज जैसे अभी बात करेंगे, हम लोगों का चल रहा है जून का एंड या पकड़ लीजिए जुलाई महीना। तो जून जुलाई महीने में जब फसल का आपका बुवाई होती है, तब खेत में मजदूरों की आवश्यकता होगी। फसल पकने के बाद जब फसल कटता है अक्टूबर नवंबर के आसपास, तब मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो यही 3 से 4 या 4 से 5 महीने आपके किसान जो है इनको रोजगार मिलता है। उसके बाद फसल कट गई, साइड में लग गई, अब खेत खाली छोड़े तो इनके पास रोजगार नहीं रहता, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे तो छिपी बेरोजगारी की स्थिति भी है और मौसमी बेरोजगारी की स्थिति भी है। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ये मौसमी बेरोजगारी का था। वहीं पर छिपी बेरोजगारी क्या होती है इसको भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा। आपके खेत में मान लीजिए 10 मजदूरों की आवश्यकता है, बट हम लोग क्या करते हैं, कृषि क्षेत्र में 100 मजदूरों से काम लेते हैं। तो 90 मजदूरों को अगर आप हटा भी दो ना उस प्रोडक्शन वाले एरिया से,
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उत्पादन पे। तो ये 90 मजदूर काम करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखने को लगता है कि ये लोग काम कर रहे हैं, बट अगर आप इनको उत्पादन प्रक्रिया से हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोला जाता है छिपी बेरोजगारी। ओके, तो ये दोनों प्रकार की बेरोजगारी, चाहे मौसमी हो चाहे छिपी बेरोजगारी हो, ये दोनों स्थिति अपने यहाँ मौजूद है। ओके, इसके अलावा निम्न श्रेणी की आपकी जो है तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आज भी आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही जो है लो मशीनों का यूज किया जाता है, परंपरागत तरीकों से ही खेती किया जा रहा है। मतलब अगर बहुत ज्यादा कोई खेती के मामले में एडवांस है तो उसके पास ट्रैक्टर होगा, अगर उससे भी ज्यादा आप देखोगे तो आपका हो सकता है 10 गांव में से एक गांव में किसी के पास हार्वेस्टर हो या बाकी चीजें हो, तो उतना ज्यादा अभी भी अवेलेबल नहीं है खेती की तकनीक। जब आप देखते हो चीन में अलग अलग मशीन आती है, जापान में अलग अलग आती है, अपने यहाँ नहीं है। इवन हम लोगों का खुद का प्रोजेक्ट था जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, खेती के लिए हम लोगों ने एक मशीन डिजाइन करी थी मॉडल, जो कि आपका एक लाइन पे पौधों लगाने का काम करे। जब रुपाई होती है उसके बाद पौधे निकल आते हैं धान के ना, उसके बाद दोबारा लगाना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास मशीन हम लोगों ने बनाई थी कि वो मशीन जो है खेत में जाके खुद लगा देगी। बट ये टेक्निक जो कि ऑलरेडी हमने आज से 10 साल पहले बनाई थी, आज भी मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है क्या ही करेंगे, इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा वित्त की व्यवस्था कम है भारतीय कृषि में। अगर आप देखोगे तो अधिकतर कृषकों के पास पर्याप्त कृषि करने योग्य जो है भूमि तो होगी, बट कृषक के पास पर्याप्त पूंजी के अभाव में नहीं होती। ओके, मतलब आपको खेती करना तो एक्चुअल में जुआ है, क्योंकि आपको बीज खरीदने पड़ेंगे, आपको खाद खरीदनी पड़ेगी, जो भी आपने मजदूरों को लगाया है उनको वेतन देने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों के लिए भी तो अपने पास पैसा होना चाहिए। ओके, कई बार इसके लिए पैसा नहीं रहता, जिसके कारण आपका कृषि थोड़ा पिछड़ जाता है। निम्न उत्पादकता एवं पिछड़ापन, ये आपको कुछ कृषि के क्या देखने को मिलेंगे भारत में प्रकार। ओके, अब आते हैं, मतलब एक तरीके से विशेषताएं थी। अब आते हैं कृषि पद्धति का चयन। आप मान के चलिए अगर आप एक किसान हैं तो आप अपने एरिया में किस प्रकार की कृषि को यूज करेंगे, किस प्रकार की टेक्निक यूज करेंगे, ये कैसे चयन होता है, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग तरीके से। जैसे पहला कारण होता है, या पहला जो आपका मतलब मेन इफेक्ट करता है, वो होता है जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति। ओके, अगर आप ये भारत के मैप को देखने की कोशिश करोगे, अगर आप इस वाले एरिया को देखते हो, ये आपका पूरा गंगा का मैदान है। इधर आप आ जाओगे, पूरा आपको ढक्कन वाला एरिया देखने को मिलेगा। इस तरफ आपका पश्चिमी घाट, इस तरफ पूर्वी घाट, इस तरफ थार का मरुस्थल। ओके, यहाँ पर आपकी जलवायु अलग अलग है। कहीं पर भारत में बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर भारत में बहुत कम बारिश होती है। ओके, अब जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां पर आप ऐसी फसलें लगा सकते हो जिनको ज्यादा बारिश की आवश्यकता होती है, 200 एमएम के आसपास पानी की आवश्यकता होती है। ओके, जहां पर आपकी बारिश कम होती है वहां पर आप ऐसी फसलें नहीं लगा सकते। इमेजिन करिए आप एक गन्ने की फसल जिसको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, आप उसको लगाने की कोशिश करते हो राजस्थान वाले एरिया में जहां पर आपका नमी ना के बराबर होती है। तो क्या वहां पर वो फसल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अगर कोई सोचेगा कि मैं गन्ने की फसल लगाऊं, वहां पे पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप सिंचाई के साधन मौजूद ना करा दो। वैसे ही अगर आप मोटे अनाज उगाना चाहते हो या कपास उगाना चाहते हो, बट आप उगा रहे हो कहाँ पर? आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ जहां पर पानी बहुत गिरता है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको पहले देखना पड़ता है कि भौगोलिक स्थिति कैसी है और जलवायु कैसी है। ओके, कोई आपका पहाड़ी एरिया तो नहीं है, पहाड़ी एरिया है कि मरुस्थलीय एरिया है, ये सारा चीज डिपेंड करेगा। दूसरा होता है नेचर ऑफ सॉइल या मिट्टी की प्रकृति। ओके, आप जो अगर छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी की क्लासेस मेरी देखे होगे तो मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में बताया था। अभी शॉर्ट्स में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो मिट्टी की प्रकृति कैसी है। अगर आपकी मिट्टी ऐसी है जो पानी को बहुत ज्यादा सोखती है, सपोज आपके पास काली मिट्टी है, तो वहां पर आपको मूंगफली या फिर आप बोल सकते हो कपास, ये सारी खेती के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपकी मिट्टी है लाल पीली प्रकार की जो कि हल्की सी एसिडिक या बेसिक नेचर में आ जाएगी, तो वहां पर आप देखोगे धान की खेती होगी। लेटेराइट मिट्टी जो एसिडिक मिट्टी होती है वो बागवानी की खेती के लिए है। अगर आप सोचोगे लेटेराइट मिट्टी में आप लगा देते हो धान, तो ऐसा नहीं कि नहीं उगेगा, बट जितना उग सकता है उतना नहीं उगेगा, वो बागवानी फसलों के लिए सही है। वैसे ही अगर आप लाल दोमट की मिट्टी की बात करते हो, वहां पे मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है, वहां पर आपको मोटे अनाज लगाया जाना चाहिए। तो पहले आप सॉइल टेस्ट करवाइए, आपकी मिट्टी की प्रकृति किस प्रकार की है, उसके हिसाब से जो है आप अगर खेती करते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो कृषि पद्धति का चयन आपको मिट्टी को देख के भी करना पड़ता है। इसके अलावा सिंचाई के पानी की उपलब्धता के अनुसार भी आप करोगे। सपोज आपके पास सारी चीजें मतलब मौजूद है, आपकी मिट्टी भी चावल की खेती या धान की खेती के लिए बोल रही है, भौगोलिक स्थिति भी है, बट आपके पास जो है सिंचाई के लिए पानी ही उपलब्ध नहीं है। जैसे धान उगाने के लिए कम से कम 100 सेंटीमीटर पानी आवश्यकता होती है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब आपके पास 100 सेंटीमीटर पानी अवेलेबल ही नहीं है और आप लगा देते हो तो सूखा से मर जाएगा। ओके, तो ये चीजों को ध्यान रखना पड़ता है और उसके बाद ही जो है आप कृषि पद्धति का चयन कर सकते हैं।
अब अगर कृषि पद्धति की बात करें या कृषि के प्रकारों की बात करें, मौसम के आधार पे हम लोगों को 3 प्रकार की खेती की तकनीक देखने को मिलेगी या 3 प्रकार के फसल देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा खरीफ की फसलें, ओके? आपका कृषि वर्ष भी जून-जुलाई से ही शुरू होता है, तो यहीं से हम लोग पकड़ सकते हैं। ऐसी फसलें जो दक्षिण-पश्चिम मानसून के शुरू होने के साथ-साथ बोई जाती हैं, मतलब वर्षा काल के टाइम पे बोई जाती है, उनको हम लोग खरीफ की फसलें कहते हैं, ओके? बुआई करते समय इनको अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जबकि पकते समय शुष्क वातावरण होना जरूरी है, ओके? जैसे आप देखोगे ये बारिश के साथ साथ ये फसलें आपका बोई जाती है, बारिश होगा मस्त से ये उगेंगी और जब पक के काटने का टाइम आता है तब तक बारिश खत्म हो जाती है, टेम्परेचर भी थोड़ा कंपेरेटिवली कम हो जाता है। तो आप नॉर्मली समझिएगा 15 जून के आसपास इन फसलों को बोया शुरू हो जाता है, 15 जून से 15 जुलाई के आसपास में, और सितंबर अक्टूबर के महीने में इनकी कटाई कर ली जाती है, ओके? ऐसी फसलें जो बारिश के साथ-साथ बोई जाती हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। आप कमेंट में ये बताएँगे कि फसली वर्ष का आरंभ कब से होता है? आई थिंक 1 जुलाई से होता है। खरीफ की फसलों के साथ ही हम लोग फसली वर्ष का आरंभ मानते हैं अपना, ओके? अब खरीफ फसलों में जो चीज़ ध्यान रखना है आपको, नाम, कि कौन-कौन सी फसलें खरीफ की है। जैसे खाद्यान्न फसलों की बात करेंगे, जो हम लोग खाते हैं अनाज में, धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, कोदो, कुटकी, मक्का, रागी, ये सारी खरीफ की फसलें आती है। वहीं पर दलहन में मूंग दाल, उड़द दाल, अरहर दाल, ये 3 खरीफ में है। तिलहन की बात करेंगे, जिनसे तेल निकाला जाता है, तो सोयाबीन हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया, रामतिल हो गया, ये आपको तिलहन में देखने को मिलेंगी। वहीं पर अगर वाणिज्यिक फसलों की बात करेंगे, तो कपास, जूट और गन्ना, ये आपको क्या देखने को मिलती है? ये खरीफ की फसलें हैं। तो नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे ही दूसरा प्रकार होता है हमारा रबी की फसलों का। रबी की फसलों का जस्ट अपोजिट है खरीफ की फसलों से, ओके? ये ठंडी में बोई जाती है या शीत ऋतु में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में इसको काटा जाता है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में इनको बोया जाता है और मार्च से अप्रैल के बीच में काटा जाता है, ओके? बुआई के टाइम को इनको कम तापमान की जरूरत रहती है, पर पकते समय इनको गर्म वातावरण होना जरूरी है। जैसे खाद्यान्न में अगर आप देखोगे तो गेहूं और जौ, ये आपको देखने को मिलता है। दलहन में चना, मटर और तिवड़ा, वहीं पर तिलहन में सरसों, अलसी, आपका तोरिया, सूरजमुखी, राई और बरसीम, ये ऐसी फसलें हैं जो कि आपका अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाएंगी और मार्च अप्रैल के टाइम पे काट ली जाएंगी। तो ये 2 प्रकार हो गए। इसके अलावा बात करेंगे, एक तीसरा प्रकार होता है जो जायद की फसल होता है। ये रबी और खरीफ के बीच में बोया जाता है, ओके? रबी के बाद और खरीफ के पहले, मतलब अगर मैं बात करूं तो मार्च के आसपास इनको बोया जाएगा और जून तक इनको काट लिया जाता है। ये जनरली आपको गर्मी में जो फसलें आते दिखती है ना, वो हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, करेला हो गया, इन सब की खेती की जाती है, ओके? इसके अलावा दलहन में अगर आप देखोगे तो मूंग, उड़द, कुल्थी, ये आपको जनरली किस प्रकार की फसल देखने को मिलेगी? जायद की। तो 3 प्रकार की होती है, खरीफ की, रबी की और जायद की। ये 3 फसलों को आपको एकदम ध्यान से रखना है। इसके बाद बात करेंगे कृषि विज्ञान की शाखाओं की, तो 2 शाखाएं हम लोग ले सकते हैं। पहला होता है प्राइमरी शाखा या प्राइमरी यूनिट, जिसके अंतर्गत पौधा विज्ञान आता है, ओके? सस्य विज्ञान, वन विज्ञान, आरोपित फसलें, मसालों की आपकी फसलें हो गया, जीवाणु, कवक तथा शैवाल, वृक्ष, खाड़ी उत्पादन आदि विज्ञान पढ़ते हैं। वहीं पर सामान्य कृषि या सेकेंडरी यूनिट की बात करेंगे, तो इसके अंतर्गत पशु विज्ञान भी शामिल हो जाता है, ओके? कृषि विज्ञान के अंतर्गत, जिसमें गाय, भैंस, घोड़ा आदि पालन किया जाता है। कभी भी कृषि के साथ अगर आप पशु पालन करोगे, उसको मिश्रित कृषि कहा जाता है, बट उसमें भी आपको ध्यान रखना है, जो पशु पालन आप कर रहे हो वो आपके फायदे के लिए हो। ऐसा नहीं कि आप पाल रहे हो कुत्ता और आप बोलोगे मिश्रित कृषि कर रहे हो, ओके? ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे कुत्ते को पालने से भी फायदा होता है, बट उसको हम लोग नहीं लेते हैं, ओके? ध्यान रखिएगा इसमें। आते हैं अब कृषि का वर्णन, जो हमारी कृषि की पद्धति है या प्रकार है ना, उसके कितने टाइप होते हैं, इनका वर्णन करेंगे। तो जैसे सबसे पहला आता है हमारा टॉपिक, वो होता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि की अगर बात करेंगे, तो एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों का एक साथ उगाना, ये क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि। एक ही खेत में आप क्या करते हो, 2 टाइप की फसलें लगा लेते हो। जैसे यहाँ पे देखो, आपको गोभी दिख रही होगी, लाल भाजी दिख रही होगी और अलग-अलग प्रकार। मैंने सब्जी लिया है, आप फसल का भी एग्जांपल ले सकते हो, ओके? कि आप एक साथ 2 फसलें लगा दोगे तो उसको बोला जाता है मिश्रित कृषि। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? मृदा क्षरण को रोकना। कई बार आप देखोगे ना, तो कुछ फसलें आप ऐसे लगा देते हो जैसे मूंगफली वगैरह के साथ में, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मतलब धरती पे हो जाए। एक राइजोबियम करके आता है, वो गांठ वाले जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, उनको लगाया जाता है ताकि वो वातावरण से नाइट्रोजन निकाल के अपने खेत में डाल सके। तो मेन ये भी होता है मृदा क्षरण को रोकना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये मिश्रित कृषि का एग्जाम्पल है। इसके अलावा फसल उत्पादन के साथ साथ कई बार पशुपालन करना भी मिश्रित कृषि कहलाता है। अब यहाँ पर पशुपालन जो है वो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए होता है।
सपोज आप क्या करते हो, खेती करते हो, खेती के साथ साथ आप गाय पाल रहे हो, गाय या भैंस अगर आप पालते हो तो उससे क्या होगा, गाय भैंस का दूध आप बेच सकते हो। ओके, तो ये पशुपालन का एग्जाम्पल है मिश्रित कृषि में। इसके अलावा आप मुर्गी पाल सकते हो कि अंडे मिल जाए, मांस मिल जाए, बकरी पाल सकते हो दूध और मांस के लिए, सुअर भी आप पाल सकते हो मांस के लिए। इसके अतिरिक्त आप लाख के जो कीड़े होते हैं या रेशम के कीड़े होते हैं, उनका पालन भी आप कर सकते हो। तो ये सारा आपको क्या दिखेगा, मिश्रित कृषि का एग्जाम्पल। बट खेती के साथ आपने क्या एक छोटा सा पमेलियन कुत्ता पाल लिया है और बोलोगे मैं खेती करने के साथ साथ कुत्ता पाल रहा हूँ, क्या ये मिश्रित कृषि में आएगा? वो नहीं आएगा। ओके, हाँ, अगर आप भेड़ वगैरह पालते हो तो वो आपका मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए इसके बाद बात करेंगे दूसरा कृषि का जो प्रकार होता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या फिर आप बोल सकते हो इसको कर्तन दहन खेती। ओके, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानी जाती है, इसको समझिएगा। ये पिछड़ी तकनीक है। ओके, पहले के लोग क्या करते थे ना, जंगलों को जलाकर उनके स्थान पर जगह बदल बदल कर खेती करते थे। देखिएगा, खेती के साथ एक समस्या आती है। जब हम लोग खेती करते हैं, मान के चलिए आप एक ही जमीन में बार बार खेती कर रहे हो ना, तो जमीन के अंदर के, आपके भूमि के अंदर के जो भी आपके क्या कहते हैं मिनरल्स, जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, बाकी चीजें हैं, वो खेती के साथ साथ आपके निकल जाते हैं जमीन में। अब एक समय बाद वो जमीन जो है पहले जितनी फसल देती थी उतनी नहीं दे पाती, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं थोड़ी बंजर होने लगती है, क्योंकि जो उनके अंदर के मिनरल्स है वो बाहर निकल गए। इससे बचने के लिए हम लोग क्या उर्वरक डालते हैं या खाद डालते हैं। पुराने जमाने में किसान लोग क्या करते थे, एक खेत पे 2 से 3 बार 4 बार खेती करते थे। उसके बाद जब लगा कि वो भूमि जो है कृषि योग्य नहीं बची है, तो वो लोग उस पे उर्वरक या खाद डाल के उसे सुधारने की जगह क्या करते थे ना, आगे की जंगल काट देते थे और जंगलों को जला देते थे, उसके बाद वहां खेती करते थे। तो ऐसी खेती करने को ही बोला जाता है कर्तन दहन खेती। दहन मतलब क्या, जलाना। ओके, बार बार स्थानांतरित कृषि होने के कारण इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। ओके, आप पकड़ के झूम रहे हो। ओके, तो झूम कृषि भी बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि भी यही होगा। पर्यावरणीय प्रभाव के कारण भारत के कुछ हिस्सों में से प्रतिबंधित किया गया है। याद रखना, भारत के कुछ एरिया में इसको बना के आया है। इसमें भी कुछ जनजातीय समुदाय जैसे होते बोलते हैं वो हमारे यहाँ का है, तो कई प्रकार से इसको रोका नहीं जाता। अदरवाइज इसको रोकना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, आप पूरे जंगल जला रहे हो, खेती कर रहे हो, आपका जो पुराना खेत था उसमें आप ऐसे पेड़ तो लगा नहीं रहे हो, जंगल तो बना नहीं रहे हो, तो एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा पूरे जंगल खत्म हो जाएंगे अगर इस स्पीड से हम लोग चले या इस पद्धति को चले। तो इसको बंद करना जरूरी है, ये ध्यान रखना है। इस कृषि का अगर बात करेंगे ना, तो मेन रूप से जनजातीय समूहों द्वारा केंद्र और बड़ी जड़ों वाली फसलों के लिए विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, ध्यान रखना, कंद मूल जो होते हैं और बड़ी जड़ वाली फसलों को विकसित करने के लिए ज्यादातर जगह जनजातीय समुदाय इसको यूज करते हैं। अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम बोला जाता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में, तो इसको झूम खेती बोलते हैं। वहीं पर आंध्र प्रदेश उड़ीसा में इसको पौध बोलते हैं, केरल में ओनम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीवर और मशान बोलते हैं, पेड़ा तथा बीरा भी बोलते हैं, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको बोलते हैं, मैं एक सेकंड ना वेट करिएगा, मैं इसका मेरे ख्याल से छोटा सा छुप रहा है, अगर मेरे से पॉसिबल होता है मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, इमेज को वहां पे आपको दिख जाएगा पुलिया। ओके, इसको क्या बोला जाता है, पूर्वी राजस्थान में वॉलरा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना रहेगा। ओके, चलिए इसके बाद कुछ प्रकार होते हैं खेती के, जैसे समोच्च कृषि या कॉन्टूर फार्मिंग होता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती करते हैं उसको आपका कॉन्टूर फार्मिंग बोलते हैं। इस प्रकार के आपको खेत देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में, ऊपर नीचे इस पे खेती की जाती है। इसको बोला जाता है कॉन्टूर खेती। वहीं पर रोपड़ खेती होती है, जहां पर आप रबड़, कचाई या कहवा आदि की खेती करते हो, वो आपका रोपड़ खेती में दिखेगा। कुछ जगह पे होगी, फिर छोड़ेगी, फिर जगह खेती होगी, ये आपका रोपड़ खेती कहलाती है। ओके, इसके बाद पट्टीदार खेती होती है। तो ढालदार भूमि पर मृदा उत्पादन को कम करने के लिए दलहनी फसलों तथा घास की पट्टियों के रूप में इनको ढाल की विपरीत दिशा में बोना, ये आपका क्या कहलाता है, पट्टीदार खेती। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर पट्टी पट्टी के रूप में बोया गया है। इसके बाद आता है संरक्षित खेती। संरक्षित खेती क्या होता है, विषम परिस्थितियों में फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन हाउस, आपका रेन शेड, प्लास्टिक टनल और क्या कहते हैं मॉल्विंग का उपयोग करके खेती करना। मैंने यहाँ पे जैसे है ना, इसको मैं पूरा फोटो नहीं लगा पाया हूँ संरक्षित खेती की, बट आप इमेजिन करो कि आपके एरिया में बहुत ज्यादा तूफान वगैरह आते हैं, है ना, तब भी आपको खेती करना, आप क्या करते हो, ग्रीन हाउस लगा देते हो, ऊपर से आप कांच के डोम से बंद कर देते हो, या ऊपर में आप शेल्टर लगा देते
देते हो जिससे एक लिमिटेड मात्रा में पानी और हवा पहुंचे, इस प्रकार की अगर आप खेती करते हो तो उसको बोला जाता है संरक्षित खेती। भविष्य की अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा। ओके, चलिए फिर होता है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या होता है? एक ही वर्ष में एक ही खेत पर 4 फसलों को लेना। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। मतलब एक फसल आपकी खड़ी हो रही है, उसको काटने के पहले आपने दूसरी फसल लगा दी, फिर जब तक वो उग रही है आपने तीसरी फसल लगा दी। ओके, तो एक ही खेत में एक ही बार में आप 4 फसल लेते हो, आप खेत को बिल्कुल आराम नहीं देते हो, तो इसको बोला जाता है रिले क्रॉपिंग। ये थोड़ा खतरनाक भी हो जाता है कई बार। ओके, आपको कभी भी खेती करना तो बोला जाता है आइडियल कंडीशन क्या होती है, आपने जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल खेती की, फिर 1 साल आप छोड़ दो खेती करने के लिए, ताकि जो उर्वरा शक्ति भूमि की गई है वो वापस आ सके। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ही बार में 4-5 फसलें ले रहे हैं, खड़ी फसल की बुआई कर देना। ओके, खड़ी फसल लगी है आप बुआई कर दे रहे हो, ये कहलाएगा रिले क्रॉपिंग। फिर आता है एग्रो फॉरेस्ट्री। खेती के साथ साथ फसल चक्र में पेड़ों में बागवानी, झाड़ियों और खेती करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक तरीके से कृषि वानिकी। इसमें चारे का उत्पादन जो है करना होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा होता है निर्वाह खेती। तो जमीन के छोटे टुकड़ों पर आदिम औजारों के साथ परिवार और समुदाय के श्रम आधारित होती है, मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। केवल हम अपनी जिंदगी चलाने के लिए कर रहे हैं वो निर्वाह खेती है। बागवानी खेती क्या होता है, तो बागवानी फसलों का लिया जाना। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा बागवानी खेती, जैसे कि रबड़ हो गया, चाय, नारियल, कॉफी, कोको, मसाले आदि फूलों की खेती, इस प्रकार की खेती के आप मतलब एग्जाम्पल है। इसमें अगर बात करेंगे तो कृषि के लिए बहुत अधिक क्षेत्र, पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। गहन खेती को सघन खेती भी बोलते हैं, एक अन्य प्रकार है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी और उर्वरक, कीटनाशक आदि डालकर अधिकांश उत्पादन लिया जाता है। इस प्रकार में एक ही भूमि पर वर्ष में कई बार फसलें बोई जाती हैं, वो आपका हो जाएगा गहन कृषि या इंटेंसिव फार्मिंग। एक प्रकार का आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा केमिकल रसायनों का प्रयोग करके हम लोग जमीन से जितना ज्यादा हो सकता है उतना निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब अगर पानी के आधार पे देखेंगे तो दो प्रकार से हम लोग खेती को बांट सकते हैं। किसके आधार पर? जल प्राप्ति के आधार पर। एक होता है हमारा वेट फार्मिंग और दूसरा होता है ह्यूमिड फार्मिंग। ओके, कांप की मिट्टी क्षेत्रों में प्रचलित वर्षा की मात्रा अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक है तो वहां पर हम लोग बोलेंगे वेट फार्मिंग है। वहीं पर अगर वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक रहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिड फार्मिंग। ओके, आप देखोगे तो वेट फार्मिंग में आपको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फसल अपने आप अच्छा हो जाता है, सिंचाई की जरूरत नहीं है, बारिश ऑलरेडी 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है तो वहां पे आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। जैसे भारत में बात करेंगे तो मध्य पूर्वी हिमालय क्षेत्र हो गया, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम आदि जो है आपके ना, ये एरिया ऐसे हैं, और वेस्टर्न घाट वाले एरिया ऐसे हैं जहां पर आपको तर्क कृषि देखने को मिलेगी। चावल हो गया, जूट हो गया, इस प्रकार की खेती के प्रमुख उदाहरण होते हैं। ओके, वहीं पर अगर आर्द्र कृषि की बात करेंगे जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर हो रहा है, मध्य पूर्वी गंगा का मैदान ले लो, ब्रह्मपुत्र घाटी ले लो, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर वर्ष में 2 बार फसलों के अलावा कभी कभी जायद की फसलें भी प्राप्त की जा सकती है। तो ये हो गई अपनी ह्यूमिड फार्मिंग। और एक इसमें और होता है ड्राई फार्मिंग होता है, जहां पर वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वहां पर जब खेती करते हैं तो वहां पे मोटे अनाज उपलब्ध हो पाते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है, इसको एक शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक व्यवसाय के रूप में और आजीविकोपार्जन के लिए कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, जनरली बिजनेस के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए कृषि का विकास अत्यंत आवश्यक होता है। आप देश के हिसाब से समझने की कोशिश करो। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई देश है जिसके पास खेती करने को जमीन ही नहीं है, वो खिलाएगा क्या, है ना? तो एक प्रकार से आर्थिक विकास और सामाजिक उन्नति के लिए कृषि का विकास आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए भी कृषि द्वारा कच्चे माल की, एक सेकंड वेट करिएगा। ओके, चलिए। ओके, कृषि के औद्योगिक विकास के लिए भी कृषि का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये ध्यान रखना है। कृषि के देश में भूभाग के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो सर्वाधिक भाग का प्रयोग किया जाता है। ओके, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भू क्षेत्र का 49.88% में खेती की जाती है। तो ये कुछ आपको देखने को मिलेंगे कृषि के महत्व के बारे में। इसके बाद अगर कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ से मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, एक छोटा सा क्षेत्र है जिसको आपको कवर अप करना रहेगा। अगर मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं तो कृषि को प्रभावित करने वाले जलवायु संबंधित प्रमुख क्षेत्र के हिसाब से या प्रमुख कारकों के हिसाब से हम लोगों ने पूरे भारत को अलग अलग जोन में बांटा है, जो कि कृषि जलवायु क्षेत्र कहलाते हैं। क्या क्या चीज डिपेंड करती है आपकी खेती करने में? जैसे मैंने शुरू में बताया था जलवायु। अब जलवायु के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहला आ जाएगा सूरज का प्रकाश।
कितना ज्यादा सूरज का प्रकाश मिलेगा उतनी अच्छी खेती होगी, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब अगर बहुत कम प्रकाश मिलेगा तब भी बेकार हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा प्रकाश मिलेगा तब भी बेकार हो जाएगा। तो आपको एक नॉर्मल है कि डायरेक्ट सनलाइट कितनी आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करेगा। दूसरा है तापमान, उस एरिया का टेम्परेचर कितना है उसके हिसाब से कौन सी फसलें लेंगे वो। आर्द्रता, हवा में पानी की कितनी आपकी है बूंदे, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। वायु, हवा किस प्रकार की है वो, और वर्षा कितना होता है। तो इसके आधार पर अगर आप देखोगे तो भारत को अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है, जिसमें आप जोन 1, जोन 2, जोन 3 बोलेंगे। अलग अलग क्षेत्र है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। टोटल आपको ऐसे 15-16 जोन आपको देखने को मिलते हैं। ओके, अगर बात करेंगे तो 15-16 जोन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पूरे इंडिया के एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। वैसे ही अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 3 क्षेत्र में बांटा है। ये एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, जिसके अंतर्गत सरगुजा, सरगुजा या उत्तरी क्षेत्र बोल सकते हो, ये आपको देखने को मिलेगा। इसका मुख्यालय अंबिकापुर में, 20.86% आता है इसके अंतर्गत। यहाँ पर औसत वर्षा 1241 mm है। ओके, ये mm लेना है, आप बोल दो 124 सेंटीमीटर है। इस क्षेत्र में, मुख्य क्षेत्र में सरगुजा संभाग आता है। मेनली ये बागवानी फसलों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसमें भी अगर आप जशपुर वाला रीजन पकड़ोगे ना, तो यहाँ पर आपको बागवानी फसलें दिखेंगी, जैसे चाय, कॉफी हो गया, लीची हो गया, ये सारी फसलें हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान लगभग 50% आता है इस एरिया में। मुख्यालय इसका रायपुर में है। औसत वर्षा 1225 mm होती है यहाँ पर। अगर बात करेंगे, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग आते हैं। इसके अलावा चरावा, भानु प्रतापपुर आता है। ये एरिया धान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे ज्यादा धान आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। यहीं पर सबसे कम जलवायु प्राप्त होती है, कवर्धा वाले रीजन में। इसके अलावा बस्तर का पठार है, 28.62% आता है। जगदलपुर इसका मुख्यालय है। 1521 mm इसमें बारिश होती है, जो सबसे ज्यादा बारिश लेता है। ओके, अब अगर यहाँ पर देखोगे तो जनरली मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, बट यहाँ की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी लाल दोमट या लाल रेतीली प्रकार की, तो मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होता है। तो ये एरिया में आपको क्या मिलेगी, किस प्रकार की फसलें, मोटे अनाज की। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला रहेगा। मैंने जब छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ा है तब और डिटेल में हम लोग गए हैं यहाँ पर, तो इतना भी हम लोग रखते हैं। बाकी एक चीज रहेगा, कृषि सुधार और भारत में आपका बोल सकते हो कृषि सुधार संबंधी कार्यक्रम। तो कुछ तकनीकी सुधार होते हैं, इसके अलावा कुछ सामान्य सुधार होते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो इतना था हमारा आज का कृषि का पहला चैप्टर आजीविका के अंतर्गत। अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर देखा तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। आपको बताना है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। अगर आप लोगों ने लेक्चर पूरा देखा तो आपको पक्का बन जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रबी क्रॉप। ऑप्शन है गेहूं, जौ, मक्का, चना। कूट पे क्वेश्चन है, आपको देना है पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा, पहला दूसरा चौथा, या फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर सही देगा उसको कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा, हार्ट दे दूंगा, जिससे बाकी बच्चे भी समझ पाए क्या था सही आंसर। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और भी लेक्चर आने वाले हैं आजीविका के और ग्रामीण विकास के, जिसमें आपका पूरा सिलेबस जो है एडीओ का, आजीविका ग्रामीण विकास का, ये हम लोग कवर अप करवाएंगे। आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा हमारी अगली वीडियो कितना जल्दी आएगा। तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक यू।